हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 676 को कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट लेवल विवेक धनवत, विवेक, शोविक दे, एसटी यंथान एंड एसकेजी व्लॉग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। बाकी लोग भी अगर मेंबरशिप को ले सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन बटन पे जाकर के मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि इनमें बैठे हुए अपने सभी साथियों की बात सुनते हुए खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि राइटियस और डिमोनिक, आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल सके। आखिर राइटियस वे क्या है और डिमोनिक वे क्या है। ये सब तो कुछ भी नहीं, बस लोगों के द्वारा बनाए गए खुद के ही अंधविश्वास हैं। एल्डर योहान बिल्कुल सही थे, राइटियस और डिमोनिक ये दोनों ही दाव तक पहुंचने के रास्ते हैं और सिर्फ बेवकूफ लोग ही इन दोनों के भेदभाव के बीच में फंसे रह जाते हैं और उस गड्ढे में धंस करके दाव से भटक जाते हैं। जूफेन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके इनर सेंसेस में 9 सैनिटरीज का नाम गूंजने लगता है। सुनकर जूफेन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने इनर सेंस में ही पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम 9 सैनिटरीज सोवरेंस के बारे में क्या जानते हो। और तभी हमें एक बड़ी सी क्रिम्सन रेड आइस को दिखाया जाता है। वहीं से वो आवाज आती है और कहती है कि 9 सैनिटरीज, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमको यहाँ वापस आना ही होगा, दाव को प्राप्त करते ही तुम्हें वापस लौटना है। तो अब इधर अपने इनर सेंस में उस आवाज और उस प्रेशर की वजह से जूफेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और एक जोरदार चीख के साथ में अपने इनर सेंस से उठता है और चिल्लाते हुए कहता है कि कौन हो, आखिर कौन हो तुम। जब जूफेन को इस तरीके से पसीने में चिल्लाते हुए सिस्टर चूचू और बाकी के लोग देखते हैं, जूफेन को शांत कराते हुए कहती है कि जूफेन आखिर क्या हुआ, आखिर तुम्हारे साथ में क्या गड़बड़ हुई। अब जूफेन भी सेंसेस में आता है तो वो किंगचन से पूछता है कि क्या आखिर मेरे साथ क्या दिक्कत हुई। किंगचन उससे कहती है कि जूफेन, तुम अचानक से बैठे बैठे ही सो गए और हम लोग तुम्हें जगाने के लिए काफी देर से आवाज दे रहे थे, मगर 1 घंटे से तुमने कोई हमें जवाब ही नहीं दिया। जो सुनकर तो जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं 1 घंटे से सो रहा हूँ, जिससे जूफेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो शॉक हो गया होता है कि आखिर उसके साथ में अब ये क्या हो रहा है और वो अपने मन में यही कहता है कि मेरे इस तरीके के कॉन्शियस नेचर से ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं इस तरीके से गहरी नींद में सो जाऊं। ये चीज तो जैसे मानो मैंने अपनी जान को थाली में परोस के देने जैसा ही है। मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कि मुझे किसी दूसरी जगह पर ले जाया गया हो, शायद इसीलिए तब मैं जाग नहीं पा रहा था। फिर तो ये सब अपने मन में सोच रहा होता है जबकि डैनियल सामने से उसे छेड़ते हुए कहती है कि ब्रदर जू, मुझे लगता है कि लिटरली आपने रात में कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, कुछ ज्यादा ही काम किया है, जिस वजह से आप इतना ज्यादा थक गए हैं, इसलिए शायद आपकी किडनीज में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। इस मजाक से किंगचन तो शर्माते हुए टमाटर की तरह लाल हो जाती है। जूफेन चिढ़ते हुए कहता है कि मुझ जैसे इतने स्ट्रॉन्ग इंसान को आखिर इतनी आसानी से गुर्दे की परेशानी कैसे हो सकती है। अरे बदमाश लड़की, आखिर तुम्हें इस तरीके की गंदी बातें करना किसने सिखाया। जूफेन इधर ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे किसी चीज का सेंस होता है और वो तभी शॉक होते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम लोगों ने ये सब नोटिस नहीं किया, अचानक से ये चहल पहल भरा टाउन पूरी तरीके से शांत नहीं हो गया। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा का पूरा इन और साथ ही वो पूरा का पूरा चहल पहल भरा हुआ शहर ही पूरी तरीके से खाली हो जाता है। उस पूरे शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जूफेन और उसकी टीम ही रह गई होती है। सेंस करने के बाद में तो किंगचन भी कहती है कि हाँ, ये टाउन अचानक से पूरी तरीके से खाली हो गया, बिल्कुल सेम उसी टाइम की तरह जब हमारा सामना यानमो के साथ हुआ था। तो डैनियल और सुइरुआ भी काफी ज्यादा शौक होते उठते हुए और कहती है कि क्या एक और यानमो आ गया, जिसपे जूफेन भी अपनी सीट से उठते हुए कहता है कि ये मामला शायद इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार का मामला पिछली बार से भी कहीं ज्यादा बदतर है। यानमो ने तो रात में हमला किया था और हमारी मुलाकात बाई चांस ही हुई थी, लेकिन ये सब दिन दहाड़े पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि हम लोग अब एक जाल में फंस गए हैं। इसी के साथ में अचानक से आसमान से इनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला होता है, से वो पूरा का पूरा इन्हीं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर जाता है। उस हमले के बाद में वहाँ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ धुआं रह जाता है। जूफेन ने अपने साथ उन सभी लड़कियों को भी बड़ी आसानी से बचा लिया होता है। फिर जूफेन जल्दी अपने सामने के सारे धुएं को साइड कर देता है ताकि वो उस हमला करने वाले बंदे को अपने सामने देख सके। ठीक वैसे ही वो हमला करने वाला बंदा ठीक जूफेन के ऊपर ही खड़ा होता है और उससे कहता है, वाकई में तुम डबल ट्रेन मैनर के विनर यूं ही नहीं बने, वाकई में तुम इस यंग जनरेशन के सबसे आउटस्टैंडिंग डेमोनिक कल्टीवेटर हो। तुमने पहले ही मेरे इस पाम अटैक को भांप लिया और उसे अच्छी तरीके से डॉच भी कर लिया। जब जूफेन भी उस बंदे को अपने सामने देखता है तो वो भी गुस्से में अपनी लाल आंखों से उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी अचानक से कोई बंदा पीछे से
आते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ज़ूफेन, लगता है कि हम लोग एक बार फिर से मिल गए, लेकिन इस बार तुम्हारे जैसे नीच प्राणी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब तुम यहाँ से फिर से बच करके निकलने वाले नहीं हो। तो अब इसी के साथ में हमें यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के ज़ाओ डेजू को दिखाया जाता है, जो कि इस बार ज़ूफेन को खत्म करने के लिए अपने साथ में अपने सेक्ट के कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को लेकर के आया होता है। तो जब ज़ूफेन भी ज़ाओ डेजू को अपने सामने देखता है तो वो भी उसे पहचान जाता है और उसे कहता है कि यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के ज़ाओ डेजू जोर जोर से हंसते हुए अपने सभी एक्सपर्ट्स को दिखाता है, कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ मैं ही हूँ ज़ूफेन। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मैंने सही कहा ना। फिर ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ सच में मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मैंने भले ही इस डबल ड्रैगन मैनर में कई सारे लोगों को नाराज किया है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात तुमसे होगी। और अपने दिल की गहरी नफरत के आधार पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट मुझे सबसे ज्यादा नफरत करता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले ही कुचल चुका हूँ। इसके बाद में अगला नंबर वेनेबल सी का होता, लेकिन हाई वेनेबल की मौजूदगी में वो जरा सा भी हिल नहीं सकता कि वो मेरे लिए घात लगा करके हमला कराने की योजना बना रहा था। और मेरे लिए तीसरे नंबर पर हेवन थ्रिलिंग सेक्ट होगा, अगर क्योंकि वो लास्ट मिडिल 3 सेक्टों में से एक था, इसलिए मेरे पास उससे निपटने के लिए अपने और तरीके थे। लेकिन बाकी के सभी अन्य सेक्टों में से यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट वो आखिरी सेक्ट था जिसके के आने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर इस बात को लॉजिकली तौर पर लिया जाए तो हमारी यात्रा और रास्ते बिल्कुल तय थे, और तुम्हारा और मेरा सेक्ट दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है, और शायद ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। फिर आखिर तुम्हें हमारे रास्ते के बारे में इतनी क्लियर जानकारी कहाँ से मिली? या तो तुमने मुझे फंसाने के लिए शुरुआत से ही ये योजना बना रखी थी, या फिर हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट में से कोई धोखेबाज तुम्हें हमारी जानकारी दे रहा है। लेकिन उन बूढ़े आदमियों से तो मेरा झगड़ा अभी बस हाल ही में ही हुआ था, तो फिर आखिर तुमने उनसे कब कांटेक्ट कर लिया? बिल्कुल सही, डबल ड्रैगन गैदरिंग में ल्यूजी के साथ, और उस ल्यूजी की मदद से तुम यहाँ वेनेबल सी के टच में आए। अब ज़ूफेन को इतने क्लियरली तौर पर उन सब की जानकारी देता हुआ देख करके तो यंग मास्टर ज़ाओ डेजू भी काफी ज्यादा शॉक और हैरान हो गया होता है। वो अपनी हैरानगी को कंट्रोल करते हुए हल्का सा हंसते हुए कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो और दूसरों के लिए एक बड़ा कांटा हो, लेकिन अब मुझे भी ये पता चल गया है कि अगर अभी जल्दी तुम जैसे शैतान को नहीं निकाला गया तो तुम जल्द ही इस दुनिया में तबाही ला दोगे। आज मेरा ये यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट इंसानियत की भलाई के लिए तुम जैसे डीमन को यहाँ पे खत्म कर देगा। ज़ूफेन भी इस सब को सुनकर के कहता है कि मुझसे कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। शुरुआत में मुझे उस डीमन स्कैमिंग सेक्ट की जरा भी परवाह नहीं थी, इसलिए तब मैंने कितनी सारी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया था। मैंने सोचा था कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो तब उस सब के बाद में मैं वापस से अपने ल्यूकलैंड जाऊंगा और इन सब लोगों की राजनीति में जरा भी शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन किसे पता था कि ये बात मेरे लिए ही बाद में चल करके मुसीबत बन जाएगी। ब्रदर, अगर तुम डीमंस को भगाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इन राइटियस कल्टीवेटर्स को हमारी इस लड़ाई से दूर रखो। ये सब कहते हुए ज़ूफेन किंगजन और उसके सभी साथियों को इस लड़ाई से दूर रखना चाहता है और अकेला ही उन सब से भिड़ना चाहता है, जिसमें कि किंगजन सिर्फ और सिर्फ उसकी कमजोरी बनेगी। इस बात से वो भी दुखी हो जाती है, मगर इस पे ज़ाओ डेजू तो ज़ूफेन से सिर्फ इतना कहता है कि तुम जैसे डीमन के आसपास का हर एक इंसान इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए वो सब भी तुम्हारे साथ में डेमोनिक पाथ पर चल निकले हैं कि तुम्हारे साथ खड़े हर किसी को मरना ही होगा। ज़ाओ डेजू इतना कहते हैं कि अचानक से एक गोल्डन कलर की बीम बड़ी तेजी से उसकी ओर आती है, कि अपनी ओर आता हुआ देखकर ज़ाओ डेजू बड़ी ही मुश्किल के साथ में उसे डॉच कर पाता है कि वो डिस्ट्रक्टेबल बीम उसके बालों को चीरते हुए उसके पीछे खड़े 1-2 एल्डर्स की बॉडी को वहीं पे फाड़ते हुए उन्हें खत्म करते हुए आगे की ओर निकल जाती है, जिस वजह से ज़ाओ डेजू की तो फटके 4 नहीं बल्कि 64 हो जाती है। आंख और मुंह खुले होने के साथ ही उसके शरीर से टोटली पसीने छूट जाते हैं, और आखिर क्यों ना छूटे, उसने बाकी के लोगों के साथ में किंगचन को भी आखिर मारने की बात करी थी। इस बात के ऊपर ज़ूफेन तो उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए दिखाया जाता है कि ज़ूफेन ने सीधा उसके ऊपर अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज वॉइड इनहेलेशन से हमला कर दिया।